प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube सेशन में। आज हम बात करेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण व्याकरण का एक मुख्य प्रकरण है जो प्रायः संस्कृत के समस्त अध्येताओं के लिए एक आवश्यक विषय है। संधि प्रकरण में संधि को व्याकरण के आचार्य संहिता कहते हैं। इसलिए संधि नाम से संस्कृत व्याकरण में शब्द नहीं मिलता है, संहिता नाम से मिलता है। संहिता संज्ञा है तो उसकी परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात प्रथम वर्ण का बाद वाले वर्ण के साथ, पहले वर्ण का बाद वाले वर्ण के साथ जो सन्निकर्ष है अर्थात अत्यंत निकटता है, उसी को संहिता कहते हैं अर्थात संधि कहते हैं। जब दो वर्ण वो स्वर हो सकते हैं अथवा स्वर अथवा व्यंजन हो सकते हैं अथवा विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की स्थिति हो सकती है। जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, परस्पर अत्यधिक निकट हो जाते हैं, उनका सन्निकर्ष होता है, अत्यधिक निकटता होती है, तो उसे संधि कहते हैं। और इस संधि के तीन प्रकार प्रायः देखने में आते हैं। तीन तरह से इसका विभाजन किया जाता है, क्योंकि जो हमारे वर्ण हैं वो भी इन्हीं तीन वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। या तो वो स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं अथवा अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह में ही विसर्ग एक प्रकार है। तो स्वरों की होने वाली जो संधि है वो स्वर संधि है। व्यंजन की व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ जो संधि होकर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि है। और विसर्ग में जो परिवर्तन है वो स्वर अथवा व्यंजन के कारण वो विसर्ग संधि है। तो इस आज के सेशन में हम स्वर संधि पर बात करेंगे। स्वर संधि में प्रायः तीन संधियां जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि जिसे आप कहते हैं, गुण संधि और वृद्धि संधि। इन तीनों संधियों में एक सामान्य एक नियम है, वो है एकः पूर्व परायोग, अर्थात इनमें पहले और बाद, पूर्व और पर, पहला और बाद का जो वर्ण है वो दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। उनके स्थान पर एक वर्ण होता है। अर्थात जैसे पहला वर्ण है, जैसे विद्या, विद्या में जो आ है, आलय में जो आ है, वो जो आ है दोनों उनको मिलाकर के एक आ हो जाता है जो विद्यालय बनता है। ऐसे ही गुण संधि में यदि देखेंगे तो रमा जमा ईशः, जब आप रमेशः बनाते हैं तो आ और ई इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। तो स्वर संधि में ये जो तीन संधियां हैं, सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इनमें ये सामान्य नियम है, तीनों में ही समान रूप से पाया जाता है कि इन तीनों संधियों में दोनों वर्णों के स्थान पर, पहले और बाद वाले दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण होता है। यह सामान्य नियम ध्यान रखते हुए हम सवर्ण दीर्घ संधि को देखते हैं। इसी को दीर्घ संधि भी कहते हैं। इसका जो नियम है वो है अकः सवर्णे दीर्घ। इस वीडियो को देखते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें इससे पहली वीडियो जो हमने वर्णोच्चारण शिक्षा एवं प्रत्याहार विधि पर तैयार की थी उसको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्याहार विधि का यहाँ बार बार प्रयोग होगा संधियों में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अकः सवर्णे दीर्घ है, इसमें जो आ रहा है, अकः आ रहा है, ये प्रत्याहार है जिसमें ये वर्ण आते हैं, आ ई उ री री। प्रत्याहार के वर्णों को समझने के लिए हमें पहले प्रत्याहार विधि को देख लेना होगा। अब यहाँ कहते हैं कि अकः सवर्णे दीर्घ, मैंने बीच में अचि को रखा है, इसकी अनुवृत्ति है, अर्थात ये सूत्र में नहीं है लेकिन पीछे से इसका प्रकरण चला आ रहा है। ये अच भी प्रत्याहार है, इसका अर्थ है सारे स्वर। तो अप्रत्याहार के बाद यदि सवर्ण सामने होगा, सवर्ण स्वर, समान स्वर सामने होगा तो दीर्घ हो जाएगा दोनों के स्थान पर, ऐसा नियम है। अर्थात ए आ ई उ री री, ये जो वर्ण है इनके सामने भी अर्थात दूसरी तरफ भी अगर यही वर्ण आए, एकः पूर्व प्रयोग जो हम देख रहे थे पीछे, दोनों के स्थान पर एक ही हो जाएगा और वो एक क्या होगा, दीर्घ होगा। जैसे इसको विभाजित करते हुए नीचे हम समझ सकते हैं कि ए
अथवा आ प्रथम वर्ण में हो और सामने उसके फिर ए और आ हो, तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। इसी तरह ई को जब मिलते हैं तो ई हो जाता है, ऊ जब मिलते हैं तो ऊ हो जाता है। जैसे नीचे के उदाहरणों में हम देख सकते हैं, विद्या जमा आलय है, यहाँ विद्या में भी आ है और आलय में भी आ है, दोनों आ में आता है आ, सवर्ण सामने है, समान वर्ण सामने है, ये जब दोनों परस्पर मिलेंगे एक है पूर्व प्रयोग के नियम से एक आ एक दीर्घ हो जाएगा, यानी आ हो जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। ऐसे ही नदी प्लस ईशः, नदीशः जब बनता है तो यहाँ भी दोनों तरफ ई है, ई और ई इन दोनों को मिला करके एक दीर्घ ई हो जाएगा, नदीशः ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही साधु उपम में साधु प्लस उपम दोनों में ही ह्रस्व उकार है, छोटा ऊ है, इनके स्थान पर एक पूर्व प्रयोग के नियम से साधु ऐसा होते हुए दीर्घ उकार होते हैं। ये दीर्घ संधि है। प्रत्याहार का कोई भी वर्ण उसके सामने यदि सवर्ण अर्थात समान वर्ण होगा, समान वर्ण का मतलब ए और आ दोनों समान है, ई और ई दोनों समान है, और ऊ दोनों समान है। री का भी दीर्घ होता है, क्योंकि टाइपिंग फॉन्ट में री का दीर्घ टाइप नहीं हो पाता। री का दीर्घ ऐसा होता है कि ये जो ह्रस्व री है, इसी में तो ये मात्रा री की मात्रा घूम रही है, उसी को अगर हम दोबारा घुमाएंगे एक और बार तो ये दीर्घ विकार हो जाएगा। जैसे पितृ और ऋणम, इनको मिलाकर पितृणम ऐसा बनना, उसमें दीर्घ विकार होता है। री भी अक में आता है, संधि के नियम इस पर भी लागू होने चाहिए, लेकिन री का दीर्घ होता ही नहीं है, अतः ये संधि री पर लागू नहीं होती, क्योंकि री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। इसीलिए इसको हमने अलग से कोष्ठक में दिखलाया है। आगे हम देखें, दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि में भी वही सामान्य नियम है, एक है पूर्व परयोः, अर्थात पहले और बाद वाले दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा। अब इसमें पहला क्या है, यहाँ आया आत गुण, जी यहाँ भी पीछे से चला आ रहा है। आत अर्थात अवर्ण से उत्तर ए के बाद ए अथवा आ, ये दोनों ही सवर्ण है, ए और आ। आत का अर्थ हुआ ए अथवा आ, इनके बाद अच परे हो। अब यहाँ भी अच, ये क्योंकि प्रकरण अच का है इसलिए अच मानना चाहिए, लेकिन अच नहीं है वास्तव में, क्योंकि अच न होकर के अक है। क्योंकि जो बाद के जो वर्ण होंगे अर्थात ए ई उ रील री, यहीं तक के वर्ण यदि बाद में हो तो ही गुण होता है। यदि ए ओ ऐ हो तो वृद्धि हो जाती है, क्योंकि गुण संधि के ठीक बाद वृद्धि संधि पढ़ी गई है और वो अपवाद है गुण संधि का। तो अपवाद के द्वारा यानी विशेष नियम के द्वारा हमने सामान्य नियम को रोक दिया है। जैसे यहाँ पर अब क्या कहा, आ यानी अवर्ण से उत्तर, अवर्ण के बाद ए और आ के बाद यदि अच परे हो। अब इसमें से दो चीज हटी है, एक तो सवर्ण हट गया है, अर्थात ए के बाद ए ही होगा तो गुण नहीं हो सकता है, क्योंकि पीछे सवर्ण दीर्घ संधि कह दी गई है। तो एक विकल्प इस संधि का, एक निषेध तो पहले से हो गया है सवर्ण दीर्घ के रूप में। एक दूसरा निषेध आगे वृद्धि संधि के रूप में एच प्रत्याहार के वर्ण के साथ हो जाएगा, जिसे हम वृद्धि में स्पेशल समझ लेंगे विशेष रूप से। तो यहाँ पर क्या शेष रहेगा, एक शेष रहेगा, ई उ रील री ऐसा ही शेष रहेगा, अर्थात अवर्ण से उत्तर ई उ रील री ऐसा हो तो दोनों के स्थान पर, पहले और बाद वाले के स्थान पर गुण हो जाता है। गुण क्या होता है उसे हमने नीचे समझा है। गुण यहाँ अक और इंग दो है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्रत्याहार विधि को यदि हम समझ लेंगे, अच भी प्रत्याहार है, इंग भी प्रत्याहार है, इन भी प्रत्याहार है, जिन वर्णों के हम बाद बीच में हम जिनको योग कर रहे हैं वो प्रत्याहार है। अतः अक का मतलब हुआ है इंग, इंग का मतलब हुआ ए तो ओ, इंग प्रत्याहार है। जब यहाँ हम अक की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल ह्रस्व आकार का ग्रहण होगा, आ का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उसके साथ तय लगा दिया गया है, और ऐसा पाणिनि व्याकरण का नियम है से, अर्थात जो जिस वर्ण के बाद में तय लगा दिया जाए वो तत्काल अर्थात जैसा पढ़ा गया है सिर्फ उसी का ग्रहण कराता है। अर्थात ए के साथ तय लगा है तो सिर्फ ए का ग्रहण होगा, आ का नहीं होगा। ये नियम भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
यानी ए, इंग, ए और ओ, ये तीनों गुण है। ये अगला उरण रपर है, ऐसा नियम है, वो कहता है कि री के स्थान पर यदि अण होता है, अण अर्थात ए, ई, उ, इनमें से कोई होता है तो उसके बाद रह जुड़ जाता है। इस पर हम विशेष चर्चा जब री का उदाहरण देखेंगे तब करेंगे। अब यहाँ एक नियम मैंने और लिखा है, स्थानीय अंतर करना है। ये आपको खुद समझ में आएगा जब आप पिछली वीडियो देखेंगे, वहां हमने जब वर्णोच्चारण शिक्षा की बात की थी, वहां हमने इसका प्रयोग समझा था। ये नियम ये कहता है कि स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा, अर्थात किसी की जगह पे जब हम कोई दूसरा आदेश करेंगे तो वो दूसरा उसके निकटतम होना चाहिए जिसकी जगह पे हम आदेश कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण में देखें, रमा प्लस ईश है, हमने आ और ई इन दोनों के स्थान पे हमें गुण करना है। जो गुण होगा वो आ और ई दोनों से मिलता हुआ होना चाहिए, यानी दोनों के निकट होना चाहिए, उसमें दोनों के गुण आने चाहिए। ये निकटता कैसी होती है? ये निकटता देखने के लिए हमें वर्णोच्चारण का ध्यान करना पड़ेगा, यानी इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उससे जो मिलता हुआ वर्ण होगा वही यहाँ आएगा। हम ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हमारे पास गुण है तीन, ए भी गुण है, ए भी गुण है और ओ भी गुण है। नियम ने क्या कहा है कि ए के बाद यदि स्वर परे हो, समान स्वर परे हो, गुण हो जाता है। अब यहाँ ये नहीं बताया गया कि किसके स्थान पर कौन सा होगा, उसका निर्धारण करने के लिए नियम बनाया स्थानीय अंतर। जो सबसे निकटतम होगा वही गुण होगा, वही आदेश होगा। तो इसी आधार पर इसको क्या होता है वो यहाँ समझ सकते हैं। जैसे ए और आ के बाद यदि ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए होता है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, और इन तीनों में ए और ओ में केवल ए ही ऐसा है जिसमें कंठ और तालु दोनों आते हैं। इसी तरह से ए का उच्चारण स्थान कंठ है, फिर ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओ में कंठ और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थान सम्मिलित हैं, इसलिए ए और ओ के स्थान पर ओ गुण होगा। ए और री के स्थान, अब यहाँ समस्या थी। ए कंठ स्थानीय है, कंठ से बोला जाता है, री मूर्धा से बोला जाता है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कंठ और मूर्धा से बोला जाए, इसलिए नियम बनाया गया उरण रपरः। उरण रपरः मतलब विवर्ण के स्थान पर यदि ए हो, अण हो रहा हो, ए ई या ऊ हो रहा हो री के स्थान पर, क्योंकि ए आ प्लस में री है, तो ए और री इन दोनों के स्थान पर ही हमें गुण करना है। तो री के स्थान पर जब हमने ए किया, इस नियम से, उरण रपरः के नियम से उसके साथ रे जुड़ गया, पर ऐसा गुण हुआ, और अब इसमें कंठ भी है और मूर्धा भी है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अब इसमें दोनों के गुण आ गए और स्थानीय अंतरतमः का नियम पूर्ण हो गया। इस आधार पर हम उदाहरणों में देखें, रमा ई शह, यहाँ आ और ई इन दोनों के स्थान पर ए गुण होकर के रमेश बना। ऐसे ही उत्तम, यहाँ ए और उ इन दोनों के स्थान पर एक गुण ओ होकर के उत्तम ऐसा बना। और ऐसे ही ए आ, ये हो गया री, है ना, ए के बाद री, यानी सप्त ऋषि में जब हम देखेंगे तो सप्त में ए है, ऋषि में री है, तो इन दोनों के स्थान पर जब हमने गुण किया तो अर करके सप्तर्षि ही बना। इस प्रकार ये गुण संधि है, अर्थात ए के बाद यदि अच परे हो, अच को हम उत मान के चलें क्योंकि सवर्ण पहले हट गया है, ऐसे ए पहले हट गया दीर्घ संधि में, और एच यानी ए ओ आई औ वो आगे हट जाएंगे वृद्धि संधि में, इसलिए ऐसा मान के चलें अवर्ण के बाद यदि इक परे हो दोनों के स्थान पर गुण होता है, गुण है लिंग गुण है, यानी ए और ओ इनमें से होता है, कौन सा होगा वो स्थानीय अंतरतम है, नियत करेगा कि जो सबसे ज्यादा मिलता होगा वो होगा। तो जब री की बात करेंगे तो उसके साथ में जब री को ए गुण करेंगे वहां पे रह साथ में जुड़ जाएगा, वो अर हो जाएगा, ऐसा नियम है। अगली वृद्धि संधि को देखते हैं, यहाँ भी एक है पूर्व प्रयोग का नियम काम करेगा और स्थानीय अंतरतम भी काम करेगा, अर्थात दोनों के स्थान पर एक होगा, कौन सा एक होगा? जो सबसे ज्यादा निकट होगा, निकटतम होगा वही होगा। तो यहाँ क्या कहता है, वृद्धि एची। अब यहाँ आत की अनुवृत्ति है, पीछे से आत का प्रकरण चला आ रहा है, आत यानी अ वर्ण के बाद, ए और आ के बाद यदि एच प्रत्याहार हो, एच का मतलब है ए ओ आई औ, एच का मतलब ए ओ आई औ, ए अथवा आ के बाद यदि ए ओ आई ओ उनमें से कोई आए तो वृद्धि होती है। अब वृद्धि क्या है वो यहाँ बताया, वृद्धि आदिच, आठ इच। अब यहाँ भी
आत का अर्थ हुआ, इसके साथ भी तय लगा हुआ है, तो आत का अर्थ हुआ आ और ऐच का मतलब हुआ ऐ और औ। तो वृद्धि क्या है? आ ऐ औ, ये तीन वर्ण जो है वो वृद्धि है। और ए आ के बाद यदि ए ओ ऐ औ आए तो दोनों के स्थान पर वृद्धि होती है। अब यहाँ हमने स्थानांतरतमय का नियम पूरा करते हुए ये बताया इसके स्थान पर क्या होगा। तो ए और आ जब आएंगे, उनके साथ यदि ए या ऐ आए तो ऐ होगा, ये ऐ में दोनों के गुण घटेंगे। ये ए का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ए या ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, तो ऐ में कंठ तालु दोनों का उच्चारण स्थान आने से यही निकटतम है। ऐसे ही ए आ ओ औ, यहाँ इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। जब औ जो है इसमें कंठ और ओष्ठ है, इसलिए यही आदेश होगा। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। जमा में ऐषणा में जो ए है और ऐषणा में जो ए है, ये जब दोनों मिलेंगे तो वृद्धि एची के नियम से, अर्थात एस के बाद में ए है, वृद्धि होगी। वृद्धि क्या होगी? तो स्थानांतरतम है के नियम से पता चला ए और ए के स्थान पर ई होगा। उत्तरेषणा के स्थान पे जब हम ए और ए के स्थान पे आई करेंगे तो बनेगा उत्तरेषणा। ऐसे ही जन प्लस ऐक्यम, यहाँ ए है और यहाँ ऐ है, ए और ऐ के स्थान पे जब हम वृद्धि करेंगे तो ऐ वृद्धि होगी और बनेगा जनैक्यम। ऐसे ही वन औषधि, ए है यहाँ ओ है, इन दोनों को वृद्धि करेंगे तो बनेगा वनौषधि, ओ हो जाएगा दोनों के स्थान पर। ऐसे ही औदार्यम, यहाँ ए और औ के स्थान पर ओ होकर के बनेगा औदार्यम। ये एक पूर्व प्रयोग इन तीन संधियों में काम करता है, अर्थात इन तीन संधियों में पहले और बाद वाला दोनों वर्ण मिलकर के एक हो जाते हैं। अब यहां से आगे की जो संधियां आएंगी उनमें एक पूर्व प्रयोग का नियम काम नहीं करेगा, अर्थात वहां दोनों के स्थान पर एक नहीं होगा, वहां किसी एक वर्ण में, पहले अथवा बाद वाले में किसी एक में परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या होगा वो आगे देखते हैं। यण संधि है, यण संधि क्या कहती है? इको यणचि, इको यणचि, यहाँ तीनों ही प्रत्याहार है, इक भी प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है और अच भी प्रत्याहार है। आप बार बार देखते हुए समझ गए हैं कि अच का अर्थ हुआ स्वर, एक अर्थ है ई उ रील री, ई उ रील री, इनके बाद यदि अच यानी कोई स्वर आए, ये ध्यान रखना है कि वो स्वर समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवर्ण दीर्घ संधि पहले ही कह चुकी है कि समान स्वर मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। तो इसलिए इनके बाद यदि अच हो यानी असमान स्वर यदि बाद में हो, मतलब ई के सामने ई को छोड़ के और कोई स्वर हो, उ के सामने उ को छोड़ के और कोई स्वर हो, इस प्रकार री में के सामने री को छोड़ के और कोई स्वर हो, तो इक जो है वो यण में बदलता है, यानी अच जो बाद वाला स्वर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इक यानी पहले वाले में परिवर्तन होगा। यण क्या है? य व र ल, क्योंकि इक में भी चार वर्ण है, यण में भी चार वर्ण है। इक में ई उ रील री, यण में य व र ल, ये चार वर्ण है। ये हमने पिछली वीडियो में भी इसको समझा था प्रत्याहार विधि में। यहाँ जो नियम काम करता है वो है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, समानाम जब समान वर्ण हो, स्थानीय और आदेश यानी जिसकी जगह पे हो रहा है, जो हो रहा है वो यदि संख्या में समान हो तो यथा संख्या करके, यथा संख्या मतलब क्रमशः करके आदेश होता है, यानी पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। इसमें पहला है ई, यण में पहला है य, ई के स्थान पर यह होगा। इसी तरह दूसरे हैं उ, उ को वह हो जाएगा, री को रे और री को ले हो जाएगा। इको यणचि अर्थात इक प्रत्याहार के बाद यदि कोई स्वर परे हो, असमान स्वर परे हो, तो इक यण में बदल जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। इसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे सुधी प्लस उपास्य। अब यहाँ ई है, इधर उ है, दोनों समान नहीं है। ई इक में आता है और उ अपने आप में स्वर है, तो यहाँ क्या है? यहाँ इक है, यहाँ अच है, अच समान नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ? संधि का पहला नियम घट गया। इसके बाद यदि अच परे हो तो शर्तें पूरी हो गई। होता क्या है? इको यण हो जाता है, यण का मतलब इको यह हो जाता है, तो ये जो ई है इसको यह हो जाता है, यानी सुधी में जो ई थी उसको हुआ यह, तो शुद्ध आगे उपास्य मिलकर के शुद्ध्युपास्य ऐसा बना।
इसी तरह साध्वस्मिन, यहाँ ऊ है यहाँ ए है, ऊ को हो गया वह, बना साध्वस्मिन। इसी तरह पृथ्वी उपकार है, पृथ्वी में री है, उपकार है तो ऊ है, तो री को हो गया रे, रे हो गया तो चेच रहा, और री को रे होकर के उसमें ऊ जुड़ गया तो उपकार है ऐसा बना। ऐसे ही री आकृति ही, री को लय होकर के आउच में मिल गया तो लाकृति ही बना। ये ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों के स्थान पर परिवर्तन नहीं है, सिर्फ पहला जो इक वर्ण है यानी ई उ रील री जो पहले है उन्हीं में परिवर्तन होगा, बाद वाला जो का त्यों उसमें मिल जाएगा, मात्रा बन के उसमें मिल जाएगा, इन व्यंजनों में मात्रा के रूप में मिल जाएगा। तो ये यण संधि है। इसी तरह अयादि संधि, यहाँ भी यथासंख्यम अनुदेशः समानाम का नियम काम करेगा। तो ये अयादि संधि है, क्योंकि अभी तक हमने ई उ रील री तक बात की, ए की बात की। पहली संधि जो दीर्घ संधि थी, अगर हम सामान्य रूप से एक बार रिवीजन करें तो पहली संधि में अ ई उ रील री इनके सामने इन्हीं का समान वर्ण हो तो दीर्घ हो जाता है। फिर हमने पहले वाले शब्द में ए के साथ बाकी स्वरों को देखा, गुण संधि में ए या आ के साथ ई उ रील री ये आए और गुण संधि हुई। फिर हमने वृद्धि संधि देखी, ए आ के साथ बाद के जो स्वर हैं ए ओ ऐ औ ये आए तो वृद्धि संधि हुई। अब ए का के साथ सारे स्वरों की संधि हो चुकी है, तो फिर हमने ई उ रील री इनके साथ संधियां की, तो ई के साथ ई आया तो दीर्घ संधि हुई, ऊ के साथ ऊ आया तो दीर्घ संधि हुई। ई उ रील री इनके साथ यदि अन्य स्वर आए तो फिर यण संधि हुई। अब बाद के बचे हुए ए ओ ऐ औ इनके साथ स्वर आएंगे तो कौन सी संधि होगी, वो अयादि संधि है। कहती है एतः अयवायावः, एत मतलब ए ओ ऐ औ, इनके बाद यदि अच परे हो यानी कोई स्वर परे हो तो एच को अर्थात ए ओ ऐ औ इनको अय अव आय आओ ये आदेश हो जाते हैं। अर्थात यहाँ भी स्थानीय यानी जिनके स्थान पर आदेश हो रहे हैं वो भी चार हैं, जो आदेश हो रहे हैं वो भी चार हैं। तो जो नियम हमने अभी यण संधि में पढ़ा, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, उस नियम के आधार पर ए को अय, ओ को अव, ई को आय, औ को आव आदेश होता है। जैसे यहाँ देखेंगे ए प्लस अनम, जी धातु को गुण होकर के और अनम ये मतलब अन हो गया है, तो ए प्लस अनम, यहाँ ए है और यहाँ ए है, ए के स्थान पर ए के बाद यदि ए आया है, स्वर आया है, ए को अय हो गया है, ए अनम इनमें से ए को हो गया अय, अय में इस य में बाद का अय मिलकर के बना अयनम। ऐसे ही भो ओ और प्लस में अनम, ओ को हो गया है अव, आगे का जो ए था अनम का ए वो इसमें मिलकर के वह को पूरा करेगा और बनेगा भवनम, तो अनम भवनम। ऐसे ही टी आ गया है, टी के साथ अक है, ये आई को हो गया आय, आई में जो आई था उसको हुआ आय, आय अक मिलकर के बना तायक। इसी को अक हमें ये ध्यान रखना है, एच आया है तो क्रमशः इसको क्या होगा, ए के स्थान पर आय, ओ को औ, ई को आय और औ को आव होगा। बाद वाले स्वर जो के त्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पूर्व प्रयोग काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक पूर्व प्रयोग का अधिकार खत्म हो गया। अब आगे हम क्या देखेंगे, अब सब स्वरों की परस्पर संधियां हो चुकी हैं, ए की ए के साथ और अन्य स्वरों के साथ, इसी तरह ई की ई के साथ और अन्य स्वरों के साथ, इसी तरह सबकी अब परस्पर संधियां हो चुकी हैं। अब यहां तक स्वर संधि के सामान्य नियम समाप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद कुछ विशेष संधियां बनती हैं। विशेष संधियां मतलब कुछ विशेष स्वरों के साथ विशेष परिस्थिति में संधि होती है। अब यहाँ ये परिस्थितियों का ध्यान रखना अपने आप में आवश्यक है। जैसे पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि का अर्थ होता है पूर्व मतलब पहला, पहले वाला जो रूप है वही बचता है इस संधि में। अर्थात पहले दो स्वर जो हैं उनमें से जो पहला स्वर होगा वही बचेगा। तो वो किन स्वरों में होती है वह यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कहा है इंगः पदान्तात्, ये अति शब्द है, अति गलत मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ गलत हो गया है, अत है यहाँ पर, अच नहीं है। इंगः पदान्तात् अति, अति अर्थात अकार, क्योंकि इसके साथ ए लगा है इसलिए स्व सिर्फ ए का ही ग्रहण होगा, आ का नहीं होगा। यहाँ का इंग यानी इंग
ए और ओ, इंग के बाद यदि ए परे हो, ए और ओ के बाद यदि ए हो, सिर्फ ए, आ नहीं। लेकिन इसको भी परिभाषित किया है कि ये एंग कैसा हो, कहते हैं पदांत। इसी शब्द के अंत में यदि ए और ओ आए, उनके बाद ए हो, यानी ह्रस्व आकार हो, सिर्फ ए हो, आ नहीं हो, तो क्या होता है, इन दोनों में से पहला शेष रहता है, अर्थात ए या ओ शेष रहता है, ए हट जाता है। उस ए हटे हुए ए को हम अवग्रह के रूप में दिखाते हैं। ये जो इंग्लिश का एस आप देख रहे हैं, इसको अवग्रह कहते हैं। ये अवग्रह चिन्ह है, ये जो ये दर्शाता है कि यहाँ पर ए था। ये संधि आपने बार बार देखी होगी, बहुत सारे श्लोकों में, बहुत सारे अपने कहानियों में आपने ऐसा प्रयोग देखा होगा जहां पर ऐसा एस बना हुआ है, ये एस का अर्थ है यहाँ पर ए था। तो क्या हुआ, यहाँ कहा पदांत ए, यानी पद के अंत में यदि एंग हो, अभी तक जैसे आप अयादि संधि में देखेंगे, यहाँ भी ए और ओ थे, उनके बाद ए था, ए के बाद ए था, लेकिन ए को ए हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि ये अपने आप में पद नहीं है, ये पद के अंत में नहीं है, ये शब्द के अंत में नहीं है, ये शब्द नहीं है, शब्द है चयनम। ये तो शब्द की बीच की प्रक्रिया है, ये धातु है, ये प्रक्रिया है, इन दोनों के मेल से शब्द बना है। ये पदांत ए नहीं है, इसलिए यहाँ अयादि संधि होगी। अब यहाँ क्या बात है, यहाँ बात है कि ये पदांत होना चाहिए। जैसे वने, वने अपने आप में पद है, इसके साथ स्वर नहीं होना चाहिए, केवल आकार होना चाहिए। यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है, केवल यानी ह्रस्व ए होना चाहिए, इससे अलग कुछ नहीं। वने अस्मिन, वने अस्मिन का अर्थ हुआ वने, वन में, अस्मिन में इस, तो वने ये एक शब्द हो गया है, अस्मिन एक अलग शब्द हो गया है। ये जब दोनों साथ आए, संधि ने कहा कि पद के अंत में, शब्द के अंत में यदि एंग हो, यानी ए अर्थात ए हो या ओ, उसके बाद केवल ह्रस्व आकार हो, केवल ए हो, आ न हो, तो इन दोनों में से पहले वाला पूर्व रूप, पहले वाला शेष रहता है। तो जब हमने संधि की तो क्या बना, वने का जो ए है वो शेष रहा, अस्मिन का ए हट गया, और इसको दर्शाने के लिए हमने अवग्रह लगाया और बना वनेस्मिन। ऐसे ही साधो अत्र, साधो में देखते हैं तो साधो पद है, संबोधन में साधो बना, साधो में ओ है, ये पद के अंत में है वो, और आगे फिर ह्रस्व आकार, छोटा है, सिर्फ ए है, आ नहीं है। तो साधो, जब ऐसी स्थिति आई, इंग पदांता तति, इसके नियम से पद के अंत में आने वाले इंग प्रत्याहार के बाद में यदि अ है, तो पूर्व रूप संधि पहला हो गया, यानी ओ बच गया, ए हट गया, और ए को हमने अवग्रह से दर्शा दिया, ये बना साधो। यहाँ थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे, अति है यानी ए है, यहाँ भी ए है, अच नहीं है। इसी प्रकार अब ये तो हुआ पहला बचता है। अब अगली संधि कहती है बाद वाला बचता है, पर रूप संधि, यानी बाद का स्वर बचता है। ये कहाँ होती है, रूप कहाँ होती है, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ एंग, ए और ओ पहले हैं, पहले वाले शब्द में है, जैसे वने और साधो, और जब रूप की बात करेंगे तो ये एंग बाद वाले शब्द में होगा, है ना, और पहले आ जाएगा ए या आ, ए या आ के बाद आत की अनुवृत्ति आ रही है, आद उपसर्ग से, तो आत यानी ए और आ के बाद यदि एंग होगा, यानी ए या ओ होगा, तो रूप संधि होगी। अब इसको ध्यान करते हुए आप गुण संधि को साथ में देखें। गुण संधि में भी क्या है, ए और आ है, इसके बाद वृद्धि संधि को देखें, सॉरी, ए और आ के बाद यहाँ भी एंग है, ए और ओ है, उनके स्थान पर वृद्धि हो रही है। तो यदि सामान्य रूप से हमने जब ये नियम पढ़ लिया था, वृद्धि एची, अर्थात ए और ओ यदि बाद में होंगे, तो ए और आ के बाद यदि ए और ओ होंगे तो वृद्धि होगी। तो हम कह रहे हैं कि रूप होगा, तो विशेष क्या है, विशेष ये है कि वहां ऐसा कोई नियम नहीं था, जहां भी ए और आ के बाद ए और ओ होंगे, एच होगा, मतलब ए ओ आई ओ होंगे, वहां वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है,
जो ए और आ हम पहले रख रहे हैं वो उपसर्ग का होना चाहिए। उपसर्ग जो हमने यहाँ उपसर्ग 22 है, लेकिन यहाँ हमने इन 5 उपसर्गों को जिनके अंत में ए और आ आता है उनको रखा है। क्या उपसर्ग है? जैसे आपने शब्द सुना होगा प्रहार, प्रहार में क उपसर्ग है, आहार में आंग उपसर्ग है, विहार में वी उपसर्ग है, धातु सब में समान है। तो इसी तरह से ये है उपसर्ग। तो ये 5 उपसर्ग हैं, 22 में से 5 ऐसे उपसर्ग हैं जिनके अंत में ए या आ आता है। ए, रा, अप, अव, उप। ये 5 उपसर्ग हैं जिनके अंत में ए या आ आता है। तो ये मतलब यही 5 उपसर्गों में से कोई उपसर्ग पहले होना चाहिए। आगे होना चाहिए एंग, एंग मतलब ए और ओ, लेकिन एंग भी धातु का होना चाहिए, क्रिया का होना चाहिए। जैसे आपने धातु रूप पढ़े होंगे भवती, भवता, भवंती, ऐसे ही ए से शुरू होने वाली जो धातु है, जैसे ए धते, ए धेते, ए धनते, ऐसी ए जते, ए जेते, ए जनते, है ना। ए और ओ से शुरू होने वाली जो धातुएं हैं वो बाद में होनी चाहिए। अर्थात ये संधि जो है प्ररूप संधि, उपसर्ग और धातु के बीच में होने वाली संधि है। उपसर्ग और धातु के बीच में होने वाली संधि है। वो यहाँ क्या है, ए और आ इनके अंत में है, ऐसा उपसर्ग पहले हो, बाद में ए और ओ से शुरू होने वाली कोई धातु हो, तो इस ए और ए के बीच में संधि न होकर के, वृद्धि संधि न होकर के रूप हो जाएगा। वृद्धि संधि के स्थान पर वृद्धि संधि के विकल्प में रूप हो जाएगा, उसको बाधक। वृद्धि संधि को हटाकर रूप हो जाएगा, यानी बाद का शेष रहेगा, यानी ए और ओ शेष रहेगा। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे, क्या उपसर्ग है, इसमें ए है, ए जते एत्री धातु है, ए से शुरू हुई है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ये ए उपसर्ग का है, ये ए धातु का है। इनमें वृद्धि संधि न होकर रूप संधि हुई, यानी एक शेष रहा, ए हट गया, ए जते बना। यदि वृद्धि ये नियम न होता तो वृद्धि संधि होती, ए और ए को वृद्धि होकर के ई वृद्धि होकर के ई जते ऐसा बनता, ई की मात्रा होती, ए की मात्रा नहीं होती। लेकिन क्योंकि एंगी प्ररूप इस सूत्र ने वृद्धि रेचि को बाध लिया है, इसलिए उसका विकल्प, उसका निषेध कर देने के कारण, उसका अपवाद उपस्थित कर देने के कारण यहाँ पर वृद्धि संधि को बाध कर उसको हटाकर प्ररूप संधि हो गई, क्योंकि ये उपसर्ग का ए है, ये धातु का ए है। ऐसे ही नीचे देखेंगे उपसर्ग है ओषति, ये धातु रूप है, तो यहाँ पर ये ए उपसर्ग का ए है, ओषति में जो ओ है वो धातु का ओ है, न होकर संधि को हटाकर उसको बाध कर यहाँ पर भी रूप संधि हो गई है, ओ बच गया है, ए हट गया है, ओषति बन गया है। इसी प्रकार अंतिम एक संधि है, संधि नहीं कह सकते इसे, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव अर्थात संधि जहां नहीं होगी, जहां पर संधि नहीं होगी, मतलब दो स्वर साथ आएंगे लेकिन किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कहां नहीं होगा, उसका नियम कहते हैं प्रक्रियाचि नित्यम। स्वर का एक प्रकार है, जैसे हमने ह्रस्व और दीर्घ यानी छोटा और बड़ा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे ही प्लुत संस्कृत में तीसरा प्रकार है जिसके सामने 3 की मात्रा, जैसे आपने ओम लिखा देखा होगा, ओ के सामने हिंदी में 3 बना रहता है देवनागरी में, तो वो जो देवनागरी लिपि का 3 लिखा है वो दर्शाता है कि ये ओ प्लुत है। प्लुत अर्थात जिसमें 3 गुना समय लग रहा है, ऐसा है। तो प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम कहता है कि जहां पर वर्ण होगा और प्रगृह्य वर्ण होगा, उनके बाद यदि स्वर आएगा, प्रगृह्य वर्ण को हम नीचे समझेंगे क्या है, और प्रगृह्य वर्णों के बाद यदि कोई स्वर आएगा तो संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव रहेगा, मतलब संधि नहीं होगी, जैसा है वैसा रहेगा। प्रगृह्य को समझ लें क्योंकि विशेष रूप से यहीं पे ये संधि काम करती है। ईदूते द्विवचनम प्रगृह्यम, द्विवचनम हमने शब्द रूप पढ़े होंगे, मुनि मुनि मुनयः, ऐसे ही साधु साधु साधवः, है ना, ऐसे ही फलम फले फलानी। तो क्या कहता है, ई यानी दीर्घ ई, इन सबके साथ क्या लगा है, इसलिए ये सिर्फ अपने अपने वर्ण का ग्रहण कराएंगे, अपने सवर्णी का ग्रहण नहीं कराएंगे। यानी ई सिर्फ बड़ी ई का ग्रहण कराएगा, दीर्घ ई का ग्रहण कराएगा, ह्रस्व का नहीं कराएगा। तो दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए यदि द्विवचन में हो, उनके बाद कोई स्वर आए तो संधि नहीं, जैसे उदाहरणों में देखेंगे मुनि इमौ, मुनि ये द्विवचन का रूप है,
तो यहाँ पर दीर्घ ई है, द्विवचन की है और आगे इमऊ आया है। यहाँ परस्पर संधि न होकर मुनि इमऊ ऐसा ही रह गया, नहीं तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाती। ऐसे ही साधु इमऊ, यहाँ भी द्विवचन है, तो यहाँ भी यण संधि को हटाकर, नहीं तो यण संधि होनी चाहिए थी, यण संधि न होकर क्योंकि द्विवचन है इसलिए ये प्रकृति भाव रहा। फले इमे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, तो अयादि संधि होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि द्विवचन में ए है इसलिए प्रक्रिया चिन्ह के नियम से यहाँ पर संधि नहीं हुई, ऐसा ही प्रकृति भाव रह गया है। इस प्रकार स्वर संधि को हमें समझना चाहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे व्यंजन संधि के साथ। धन्यवाद। आप सभी पिछली वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि उनके आधार पर ही आगे के समस्त नियम कार्य करते हैं, अतः हमें इन समस्त नियमों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। आप सभी का आभार।